नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको रणनीति बताई थी कि किस तरह आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके यहाँ पे सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर यानी जो पीछे पेपर हुए हैं वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले। आज का भी जो क्लास है, वीडियो है, सेशन है, उसमें भी आपका जो यूपी पुलिस का पिछले साल पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया। इससे होगा क्या कि आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे और कौन से चैप्टर से कितने कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे बात करें पिछला जो प्रैक्टिस सेट क्या था, उसमें भी हमने देखा था कि मैथ तो थोड़ा आपका इजी इसमें आ जाता है, लेकिन जो रीजनिंग है वो आपकी मॉडरेट टू हाई लेवल होती है। ये नहीं है कि रीजनिंग आपकी इजी है, इसमें आपने देखा होगा पिछले में और आज वाले में भी देखेंगे। इसी तरह हम लगभग 10 के लगभग प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसके बाद अपनी क्लासें हैं वो रेगुलर हो जाएंगी, ताकि हमें पहले ये पता तो लगे कि चीजें क्या क्या आती हैं, किस लेवल तक आती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और रेगुलर आपके यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट होता है उसको जरूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। ये आपका 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है भाई, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है कुछ भी, साफ कह रहा हूं कि ये पेपर में ही जो पीछे पेपर हुए हैं उनमें ही क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपका लाभ और हानि का जिक्र होता है तो बात हमेशा किस पे आके रुकती है, क्रय मूल्य पर। किस पे आके रुकती है, क्रय मूल्य पर, क्योंकि रुपयों का जब भी जिक्र होगा आपका क्रय मूल्य पर आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य पर। अब जैसी चीज कह रहा है ना, उस हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए। आप देखिए 30 खिलौनों का लागत मूल्य, यानी सीधा सीधा पता चल रहा है कि उसने खरीदे कितने खिलौने हैं, 30। साफ पता चल रहा है कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य, यानी जितने रुपए में उसने 30 खरीदे हैं 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। तो बेचे कितने हैं भाई उसने, 40। जैसा क्वेश्चन कहा दोनों लाइन मैंने वैसे लिख दी कि 30 वो खरीद कर लाए खिलौना और बेच दिए 40। अब आप बताइए यहाँ पे लाभ हुआ या हानि हुआ और कितने परसेंट का हुआ। देखिए, बात रुपए की होती कि 100 रुपए में लाकर 125 में बेच दिया तो 25 रुपए का लाभ, वो तो सिंपल थी। यहाँ पे रुपए तो हमें नहीं दे रखे, डायरेक्ट ये बोला है कि जितने रुपए में उसने 30 खिलौने खरीदे हैं उतने ही रुपए में उसने 40 खिलौने बेच दिए, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे 100-200 कुछ भी मानो, जैसे 100 रुपए के 30 खिलौने लाए और 100 रुपए के बेचे कितने, 40। तो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइए उसको नुकसान हुआ या फायदा। तो यहाँ पे आप देखोगे जी 100 रुपए में लाया तो था मैं 30 खिलौने और 100 रुपए में बेच कितना रहा हूं, 40 खिलौने, यानी 10 खिलौने अपनी तरफ से और दे रहा हूं, यानी उन 10 खिलौनों का मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। जैसे मान लें ये पेन 10 रुपए का आप एक पेन लेकर आए, ठीक है, और जब बेचना पड़ा बाय चांस, इसका मतलब मूल्य कम हो गया होगा, तो आपको 10 रुपए में 2 पेन बेचने पड़े, 2 पेन। तो ये जो पेन है आपकी तरफ से आपने दिया है, इसका आपको नुकसान हुआ है। यानी अब सीधी सी भाषा में कहना चाहूं, जब भी वस्तुओं का जिक्र होता है तो ज्यादा वस्तुएं बेचेगा तो नुकसान होगा, कम वस्तुएं बेचेगा तो फायदा होगा। क्योंकि रुपए 100 तो वैसे माने कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे 100-200, यानी 100 रुपए में आप 30 खिलौने लाए और 100 रुपए में आप बेच रहे हो 40 खिलौने, यानी सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 खिलौने आप एक्स्ट्रा बेचना पड़ रहा है आपको, 10 खिलौने उतने ही रुपए में, तो यानी आपको नुकसान कितने का हुआ है, 10 का। ठीक है, परसेंटेज निकालना है क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, तो बटे में क्या आएगा, जब रुपए की बात होती है बटे में आता है क्रय मूल्य, और जब क्वांटिटी की यानी मात्रा की यानी बेचने वाली चीजों की बात होती है, वस्तुओं की बात होती है, तब चीज नीचे आती है, जितनी वस्तुएं बेचेगा उस पे ही फायदा। तो 10/40 और परसेंटेज के लिए गुणा में 4, 0 से 0, 4 एकम 4, 25 चौक 100, यानी यहाँ पे क्या हुआ, 25% की हानि हुई। क्या हुआ यहाँ पे, 25% की हानि हुई।
ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिए। अब आप देख, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, वह संख्या कौन सी है। यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी, लेकिन ये बोला है उस संख्या के 60% को 120 में जोड़ दूं तो वही संख्या मिल जाती है। देखिए, जब भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, आप हमेशा क्या माना करो, 100 माना। परसेंटेज का जिक्र हो 100%, ठीक है, हमेशा क्या मानोगे, 100 मानोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाता है। जैसे चीजें यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 120 है, कुछ ऐसे मैंने क्या मान लिया, वह संख्या कौन सी है। देखिए, जो भी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी। आपने जैसे इस पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो ये 20 रुपए अपने आप में 100% है, यानी इसका 100% मूल्य कितना है, 20। तो वही बात है संख्या पे, यानी संख्या है वो अपने आप में कितनी है, 100% है। तो आप यहाँ पे बताइए, संख्या यदि 100% है टोटल, अभी आपके पास क्या है, उस संख्या का 60%, यानी 100 का 60, ये लो 100 का 60, उसमें कितने जोड़ूं, 120, उसमें कितने जोड़ूं, 120, तो प्राप्त क्या होती है, तो परिणाम है वही संख्या। वही संख्या क्या है, 100%। वही संख्या क्या है, 100%। देखिए, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे और जैसा दे रहा है उस हिसाब से लिखना। 60% बोला 60% लिखना, 120 जोड़ने को बोला 120 जोड़ने, और परिणाम यानी बराबर क्या आएगा, वही संख्या। वही संख्या क्या है, 100%, तो बराबर 100%। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज मुझे खुद बताइए, ये 60% है, ये 100% है, और ये आपकी रुपयों में बात, यहाँ पे जो मतलब अंकों में बात आ गई बिना परसेंटेज। तो एक सेकंड के लिए आप इसको यदि भूल जाओ तो 60% में मैं कितना जोड़ूं कि 100% हो जाए भाई, क्योंकि ये भी परसेंटेज, ये भी आप कहोगे जी 60 में 40% जोड़ दूं तो मेरा 100% हो जाता। ये 120 था यहाँ पे, ये ना होता तो आप 60 में कितने परसेंट जोड़ते कि आपका 100 हो जाता, 60 में 40% जोड़। यानी अब सीधी सी बात ये हो गई, जो 40% है उसकी वैल्यू कितनी है, 120, क्योंकि हमने 120 की जगह क्या जोड़ा है, 40%, तब जाकर 100% होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 120 जोड़ना है, तो इस 40% की वैल्यू क्या हो गई, 120। 40% की वैल्यू है 120, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एक एक करके भी निकाल सकते हो। पूछा क्या है, वह संख्या बताइए। पूछा क्या है, वह संख्या। वह संख्या कितनी है, 100%। तो यहाँ पे देखोगे, देखिए 40 का कितने गुना है, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 300। यानी वो संख्या है हमारी क्या आ जाएगी, 300 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 300, तो सिंपल था, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, अपने आप हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन कह लो, चाहे नंबर सिस्टम कह लो। नंबर सिस्टम में आपका ज्यादा आता है इस तरह का। इसमें क्या दे रखा है वो देखिए। अब इस चीज का भाई थोड़ा सा एक रूल, आप ट्रिक भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो, वो चीज होती है कि जब 3 की पावर 102 को 3 में जोड़कर और इस संख्या को आप 4 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल बताना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 3 की पावर 102 करोगे, ठीक। तो इसका होता है एक आपका ट्रिक या फॉर्मूला, आप उसको बोल सकते हो। क्या होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे जाता है, पावर्स पे जाता है। पावर देखिए, आपने पावर देखी जी, यहाँ पे कितनी है, 102। पावर पे ध्यान जाने का मतलब है या तो पावर सम आएगी या पावर विषम आएगी, या पावर विषम आए। तो सम जब भी आए उसकी पावर 2 या 4 मानो, विषम जब भी आए उसकी पावर 1 या 3 मानो। बस ये रूल है, ट्रिक है, आप याद रख लो। जब भी सम आए उसकी पावर 2 या 4 मानो, जब भी विषम आए उसकी पावर 1 या फिर 3 मानो। ठीक है, चीज क्लियर। अब कब 1 और 3 मानना है,
तो ये चीज भी आपको, यानी कब 1 मानोगे कब 3, ये जैसे ही अपनी जो क्लास चलेंगे उसमें क्वेश्चन वगैरह आएंगे उसके हिसाब से बता दूंगा। यहाँ पे नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे हो जाए 2 की पावर है आपका कुछ भी, जैसे 17 है और इसको 3 से भाग देना है, 2 की पावर 17 को 3 से भाग देना है, तो 17 क्या है विषम, पावर क्या मानोगे 1 या फिर 3, तो 2 की पावर यदि 1 मानता हूं और इसको 3 से भाग दूंगा तो ये भाग नहीं जाएगा, यानी इस कंडीशन में हमें 2 की पावर कितनी माननी पड़ेगी 3, और इसको जब आप 3 से भाग करोगे, 8 को 3 से भाग किया तो 3 दूनी 6, यानी 2 शेष आ जाएगा। ये सिर्फ समझाने के, वैसे बताने के लिए कि कब 1 यूज होता है, कब आपका 3 यूज होता है, यानी 1 से सही नहीं बैठ रहा तो उसकी पावर 3 कीजिए, और सम में यदि 2 से सही नहीं बैठ रहा तो उसकी पावर 4 कीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 102, 102 सम है या विषम, 102 क्या है सम, सम है तो इसकी पावर या तो 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे। चलिए 2 लिख लेते हैं पहले, 3 की पावर 2 प्लस में 3 और इसको भाग करना है 4 से, 3 की पावर 2 कितना हो गया भाई 9, प्लस में 3 भाग करना है 4 से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अब अच्छे से, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 3 गुणा 3 हो गया 9, प्लस 3 भाग करना है 4 से, 9 और 3 कितने हो गए 12, भाग कितने से करना है 4 से, तो जब 12 को 4 से भाग करके देखोगे 4 तिया 12, यानी कुछ भी नहीं बच रहा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या आएगा 0। ई ऑप्शन और था शायद इसमें, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0, ये नहीं आएंगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0, यानी शेष फल है हमारा वो क्या बचा है 0। तो जब भी ऐसी पावर आए यहां पे देख लेना कि आपका जो भी सम है या विषम है, सम है तो 2 या 4 पे जाइए, विषम है तो आप इस पे 1 या 3 पे जाइए। ठीक है, चीज क्लियर, अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसका क्या आंसर आएगा 0 शेष फल आएगा भाई, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका जो प्रिंटिंग में वो हो गई होगी, 0 शेष फल आएगा, एकदम सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है ये, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आते हैं। क्या दे रखा है, राम और श्याम क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से कार्य, बारी बारी से मतलब राम और श्याम है, एक दिन राम करता है, 1 घंटे की बात हो रही तो 1 घंटे राम करता है, 1 घंटे श्याम करता है, फिर अगला घंटा राम करेगा, फिर अगला घंटा श्याम करेगा, ऐसे बारी बारी से काम करते हैं, 3 और 6 घंटे में करते, तो कितने घंटे में कार्य पूरा हो जाए, तो कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, तो पहले तो ये बात पता लगानी पड़ेगी कि हमें कार्य कितना करना है, तभी तो हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। और तो दूसरी चीज क्या होगी कि इनकी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी बोले तो दिनों की बात होती है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, घंटों की बात होती है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, मिनट की बात होती है तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, वो चीज होती है उसकी कैपेसिटी, हिंदी में बोले तो क्षमता। ठीक है, तो लगाते हैं पता कि कितना टोटल काम करना है। ये देखिए, राम करता है 3 घंटे में, श्याम करता है 6 घंटे में। ठीक है, तो टोटल कार्य के लिए जब भी करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। 3 और 6 का एलसीएम सभी को पता है कितना आ गया 6, यानी अब हमें पता चल गया कि टोटल कार्य है वो कितना करना है 6 करना है। 6 के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी, यूनिट लगा लो, ईंटें लगा लो, 6 कुर्सियां लगा लो कि इधर से उधर रखनी है, इस तरह जो भी आपका है वो। ठीक है, तो 6 यूनिट काम करना है। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी से इसको भाग करें, 6 को 3 से भाग किया 2, 6 को 6 से भाग किया 1, यानी अब मैं यदि कहूं आपसे टोटल काम कितना है, आप बोल दोगे जी 6 है। मैं आपसे कहूं राम की कैपेसिटी कितनी है, आप बोल दोगे जी 2 यूनिट है, यानी 1 घंटे में 2 काम। मैं पूछूं श्याम की कैपेसिटी कितनी है, आप बोल दोगे जी 1 यूनिट है, यानी 1 घंटे में 1। तो 3 चीजें, दोनों चीजें आपके पास हो गई, टोटल कार्य भी हो गया और इनकी कैपेसिटी भी हो गई। अब क्या है, अब देखना है कि काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, टोटल काम कितना करना है अपने को 6 यूनिट या जो भी है आपका वो,
यदि राम से शुरुआत करें और एक एक घंटे के लिए, यानी ये पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह चलते जाएंगे भाई घंटे। पहले घंटे में कौन करेगा? राम करेगा। राम की स्पीड क्या है? क्षमता क्या है? 2। तो पहला ये जो घंटा हुआ उसमें 2 काम। चलिए दूसरा घंटा आएगा, उसमें कौन काम करेगा? श्याम, क्योंकि बारी बारी श्याम कितना करेगा? 1। ठीक है, ठीक है। अगला घंटा आएगा, उसमें कौन करेगा? राम करेगा। राम की कैपेसिटी कितनी है? 2। ट्रिक से बताऊंगा, अभी ये मत सोचना कि ऐसे ही करने सारी चीजें, ठीक है। तीसरे दिन राम ने काम किया, अपना 2 यूनिट कर दिया। चौथे दिन किसकी बारी आई? श्याम की। श्याम ने कितना किया? 1। तो कुल मिलाकर देखोगे तो अब 6 काम हो गया। दिन कितने लगे? 1 2 3 4 घंटे हैं दिन की बात में। तो कितने घंटे में पूरा काम होगा? 4 घंटे में। तो ये तो आपका 6 था, तब आपने इस तरीके से इन चीजों को कर लिया। अब यहीं पे 120, 150, 72, 76, 96 इस तरह 350 आ जाते, तो इस तरह थोड़ी लाइन लगाते आप। उसमें क्या करते, उस तरह का क्वेश्चन है, वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। थोड़ा सा नॉर्मली सा बता देता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 का जिक्र है तो हम 2 दिनों की कैपेसिटी देख लेंगे। यानी 2 दिनों की कैपेसिटी कितनी है? 6। टोटल काम कितना करना है? 6 यूनिट। टोटल काम कितना करना है? 6। और 2 दिन की कैपेसिटी कितनी है? 3। डिवाइड कर दिया, 3 दूनी कितना होगा? 6। आंसर 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 3 कैपेसिटी है ये 2 लोगों की है, 2 घंटे की है। तो ये जो 2 है इसको भी 2 इस 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 घंटे आपका आ जाएगा। 3 दिन की होती तो जो आंसर आता है उसको 3 से गुणा करता। तो वो क्लास में जब भी आएंगे उसको बता देंगे। अभी के लिए आप इसका कीजिए, कितने हो गए? 4 घंटे में उसने काम है दोनों ने पूरा कर देंगे। ठीक है, सिंपल। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज से आपका क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम देखिए सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी आपका आता है। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवर्ती ब्याज 406 रुपए हो तो समय अवधि के लिए उस राशि पर साधारण ब्याज कितना? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप देखिए, ये नहीं करना है कि फॉर्मूले से लग जाओ, बहुत लंबा जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज का वैसे तो मैंने बना रखा है, अपने चैनल पे देखोगे बिल्कुल एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन बनाना सिखा रखा है। उसमें देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से देख लेना। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप रेट पे ध्यान दीजिए। रेट कितनी है? 3%। और जब भी परसेंटेज में हो इसको हमेशा फ्रैक्शन में तोड़ दो, चाहे ये 3% हो, चाहे 10% हो, चाहे 16 सही 2/3 हो, चाहे 14 सही 2/7% हो, जो भी हो इसको किस में तोड़ लेना है? फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो 3 को तोड़ेंगे कितना होगा? 3/100। यही तो भाई परसेंटेज था, ये नीचे लग गया आपका 3/100 हो गया। अब बात जाती है, ध्यान जाता है हमारा किस पे? समय। पहली चीज देखनी है दर, उसके बाद देखना है आपको समय। ठीक है, ये तो हो गया 3/100। अब देखा आपने समय 2। देखिए समय 2 है मतलब 2 है तो वर्ग करो, समय 3 है, 3 है मतलब घन करो, या दूसरी भाषा में बोले तो 2 है तो 2 पावर करो, 3 है तो 3 पावर करो, समय 4 है तो 4 पावर। आप कहोगे जी 1.5 वर्ष है तो क्या करें? 1.5 वर्ष है तो भी पावर आपको 2 करनी, यानी जब तक समय 1 वर्ष तक है आपको पावर 1। जब समय 1 से ऊपर हो जाए, चाहे 1 वर्ष 1 महीना ही हो जाए, आपकी पावर हो जानी चाहिए 2। कब तक? जब तक 2 वर्ष पूरे ना हो तब तक 2 पावर। जैसे ही 2 से ऊपर बढ़ते हैं, 2 वर्ष 2 महीना बोले तो आपकी पावर हो जानी चाहिए 3। तो ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है कि कब पावर 2 करनी है, कब 3 करनी। तो सबसे पहले ध्यान दिया हमने रेट पे, रेट को फ्रैक्शन में तोड़ दिया 3/100। अब टाइम पे ध्यान दिया, टाइम है हमारा 2 वर्ष, यानी 100 का हमें सुकेर करना पड़ेगा, और 100 का सुकेर होता है 10,000। ठीक है, अब आप कह सकते हो ये आपका प्रिंसिपल होगा। कितने सालों के लिए? 2 साल। 1 2, बिल्कुल। देखते ये मत सोचना क्या करा है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन को भूल जाओ। 10,000 रुपए आपके पास है, आपके दर है 3%, तो आपको पहली साल ब्याज कितना मिलेगा? 10,000 का 3% ही तो मिलेगा भाई। 10,000 का 3%, अब ये तो सिंपल है, 10,000 का 3% निकालना तो आपको गुणा में 3/100 ये कर सकते हो। 2 0 से 2 0, 100 को 3 से गुणा किया, कितना ब्याज मिला? 300।
ठीक है, कितना ब्याज मिला भाई 300। 10,000 का 3% के हिसाब से कितना ब्याज मिला 300, और एक साल आपकी पूरी होगी। दूसरी साल की बात करूं तो 10,000 का पहले तो 3% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो वो ही 300 रुपए। लेकिन बात हो रही है चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज यानी पहली साल जो हमें ब्याज मिला है उसका भी ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में तो एक बार एक साल में जैसे 200 रुपए मिल रहे हैं तो हर साल 200 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में पहली साल आपको ब्याज मिला है उसका भी दूसरी साल में ब्याज मिलेगा, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज कहता है। यानी इस जो 300 है इसका भी ब्याज मिलेगा, किस हिसाब से 3% के। तो 300 का 3% भी निकाल सकते हो, 300 गुणा 3/100, ये इसीलिए लिखा है 0 0 कितना आ गया 9। ठीक है, कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे बस कुछ भी नहीं किया, चीजें हो गई, सारी चीज यहाँ पे है, सारी चीज यहाँ पे। प्रिंसिपल ये रहा, दर ये रही, टाइम आपको पता है 2 वर्ष है। अब देखिए इसमें ये जो पूरा निकल कर आता है ये होता है CI। क्या होता है CI। पहली लाइन होती है वो होती है SI। CI मानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और देखिए अंतर पूछता आपसे, यहाँ पे पूछा क्या पहले तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज होती है भाई पहली लाइन यानी बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो कितना हो गया आपका 300 और 300 कितने हो गए 600। ठीक है, अभी वो मत करना, अभी रुकना 1 मिनट के लिए। 600 साधारण ब्याज कितना हो गया 600, ये अभी अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, जैसे SI हो गया 600। और चक्रवर्ती ब्याज क्या है, चक्रवर्ती ब्याज क्या है 300 300 600 609। और मैं बोलूं CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो ये पहली लाइन तो SI पूरा CI बीच में क्या होता है 9, यानी ये 3 चीजें निकल कर आ चुकी हैं भाई हमारे सामने। SI इतना है, CI इतना है, दोनों का डिफरेंस इतना है, और प्रिंसिपल आपके पास ऊपर है। अब इन जो 4-5 चीजें हैं, एक चीज क्वेश्चन में है और एक चीज हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 406 रुपए है। अपना चक्रवर्ती ब्याज कितना है 609, तो 609 की वैल्यू कितनी है 406। एक की वैल्यू आ जाएगी 406 बटे में कितना हो जाएगा आपका 609। पूछा क्या है उसी पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है गुणा में 600, गुणा में 600 काट दीजिएगा, जितने से कट रहा है उस हिसाब से काट दीजिएगा, आपका आंसर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 406 है और ये जो चक्रवर्ती ब्याज है इतना होगा। उसी समझने के लिए साधारण ब्याज आपसे यहाँ पे पूछा था। चलिए तो काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 200 आ गया, इधर आपका 3 दूनी 6 हो गया, 0 3 हो गया। 203 का दुगना कितना होता है 406। तो क्या बचा आपका यहाँ पे 2 बचा, दिख तो रहा है ना भाई, इधर 200 बचा। 2 को 200 से गुणा किया कितना आ गया 400। देखिए क्वेश्चन एक बार आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है, चाहे अंतर पूछे, चाहे 2 वर्ष का ब्याज पूछे, चाहे 1 वर्ष का, 1.5 महीने का, चाहे 1.5 साल का, किसी भी तरह पूछे, क्वेश्चन में पहले रेट देखो, रेट को फ्रैक्शन में करो और समय देखो। समय इसलिए देखते ताकि उसकी पावर उतनी हम कर सके। 2 वर्ष है 2 पावर, 3 है 3 पावर, 1.5 वर्ष है तो 2 पावर, ये करते ही आप क्वेश्चन को भूल जाओ। इस तरह का आपका जो ट्री के साइज का जैसा आपका बनता है क्वेश्चन, यहां से आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे जो पूरा आता है वो होता है आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि। पहली लाइन होती है SI। पहली लाइन क्योंकि हर साल ब्याज बराबर मिलेगा साधारण ब्याज, तो पहली लाइन होगी आपकी SI, और पूरे में से पहली लाइन घटा देंगे तो वो दोनों का अंतर होगा। फिर इन 4 चीजों में एक चीज क्वेश्चन में दे रखा होगा और एक चीज आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपका, ये आ गया भाई रीजनिंग का। अब आपका रीजनिंग में देखिए आपका लेवल है वो तो है थोड़ा यहाँ पे लगता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, देखिए सीधे नंबरिंग आपको यदि याद है तो अच्छी बात है,
यदि नंबरिंग आपको इनकी याद है, ABCD जो अल्फाबेट होते हैं इनकी, और इनके अपोजिट आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं याद है तो आप सभी को पता है एग्जाम में रफ शीट आपको थोड़ी पहले दे दी जाती है, तो उसमें आप नॉर्मली कर सकते हो ऐसा ABCDEFGHIJKLM और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इधर से लिखने लग जाओ NOPQRSTUVWXYZ और इनकी भी नंबरिंग कर दो। 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आपकी देखिए यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से आपकी हो चुकी है। तो रफ शीट में ऐसा कर सकते हैं, कोई नहीं। अब इसमें जो भी पूछेगा सीधा डायरेक्ट दिखेगा। ये देखिए ये आपस में क्या है, अपोजिट भी हो गए और नंबरिंग भी हो गई। ये अपोजिट है ऐसे इस तरह से, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये क्या है अपोजिट है। अब जो भी दे रखा है उस हिसाब से देखिए क्वेश्चन को कर लेंगे। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए VUT बराबर है QPO। V कितने पे है, V है 22 पे। ये यहां पे लिख रखा है उस हिसाब से मैं करता हूं। VUT ये किसके बराबर है, QPO के। और आपको बताना है LKJ ये किसके बराबर होगा, यहां पे ये आपको बताना है। तो पहले ऊपर वाली चीजें देखते हैं हम कितने आती है। देखिए V कितने पे है भाई, 22 पे। U कितने पे है, 21 पे। T कितने पे है, 20 पे। इस तरह से। तो अब देखिए इधर Q कितने पे है, Q कितने पे है, Q कितने पे है, ये रहा 17 पे। P कितने पे, 16 पे। O कितने पे, 15 पे। यानी इस तरह ये चीजें नंबरिंग करने पर आप देख पा रहे हो कि इधर 22 21 20 है, इधर 17 16 15 है। तो चीजें क्या है, चीजें यहां से आप गौर करोगे तो -5 हो रहा है। देखो दोबारा ये दूसरा पार्ट यहां पे करोगे तो यहां पे -5 हो रहा है। तीसरा देखोगे तो यहाँ पे भी -5 हो। यानी कहने का मतलब इधर जो भी नंबरिंग है इस वाले में 5 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे L कितने पे है, L आपका आता है 12 पे। तो इधर 5 कम, 12 में 5 कम यानी 7। 7 पे क्या है, G। तो यहाँ पे क्या आएगा, G। दूसरा है K कितने पे है, K है आपका 11। तो 11 से 5 कम कितना, 6। 6 पे क्या है, F। 6 पे क्या है, F। और अगला है J कितने पे है, J है 9 पे। 9 से 5 कम कितना, 4। 9 से 5 9 J कितने पे है, 10 पे है। J कितने पे है, 10 पे। 10 में से 5 कम कितना, 5। 5 पे क्या है, E। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, GFE। कौन सा है, GFE। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। वैसे नंबरिंग यदि आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, उस हिसाब से तो और भी कम टाइम ले। लेकिन जिनको नहीं पता, नहीं याद है, वो इस तरह अपना कर सकते हैं। नंबरिंग भी हो जाती है और अपोजिट भी दोनों दिख जाते हैं। चीज क्लियर है एकदम। चलिए ये देखिए इसमें बताना है आपको अलग कौन सी संख्या है। रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। और देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको पता होना चाहिए भाई, आपको 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, यानी सुकेर किसी भी हालत में। 30 तक आप 20 तक तो आपको जब भी मैथ और रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका 20 तक तो होने चाहिए घन यानी क्यूब होते हैं वो याद। और 30 तक होने चाहिए आपको वर्ग यानी सुकेर। और 30 तक ही पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए। आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी बहुत कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है यदि आपको 20 तक क्यूब, 30 तक वर्ग और पहाड़े याद है तो टेबल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप जो गौर करके देखोगे तो बोल रहा है कि जो अलग है वो बताओ। शुरू में है 125, किसके, जो देखिए इस तरह की चीजें आएंगी, या तो किसी का मल्टीपल होगा या सुकेर होगा या क्यूब होगा। सुकेर क्यूब में कमी 5 का सुकेर है तो 5 घटा मिलेगा, 6 का सुकेर है 6 घटा मिलेगा। इस तरह से मतलब चीजें उनसे मिलती जुलती मिलेंगी। तो यहाँ पे है 125। आपको यदि क्यूब याद है तो 125 होता है 5 का क्यूब। यदि आपको याद है तो 125 होता है 5 का क्यूब। अगला है 1000। आपको यदि याद है तो अगला होता है 10 की पावर 3।
10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1। अगला है आपका 225। यहां पे आप देखोगे जी 225 मुझे ये 3 पावर ये 3 पावर 225 किसी की भी 3 पावर नहीं मिल रही है, वो है 15 की पावर 2 है, 15 की पावर 2। अगला देखोगे 8000, आप सोचोगे जी ये भी किसी की 3 या 2 पावर नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपकी किसकी है 8000 किसकी है भाई, किसकी पावर है 8000 20 की पावर 3। किसकी पावर 20 की पावर 3। बोलो अब सिंपल हो गया, इसमें भी पावर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, यानी ये संख्या गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो संख्या इसमें अलग थी वो आपसे अब पूछी है, तो क्या आ जाएगा आपका 225। ठीक है, चीज क्लियर है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपका भाई रिश्तेदारी से आ गया है, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तभी जो आपका है सही रहेगा काम भी और आपको नंबर भी मिलेंगे। देखिए जिस तरह से देगा उसी तरह से ये चीजें हैं, उसी तरीके से प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है आप नॉर्मली याद कर लो पुरुष के लिए, माइनस आपका महिलाओं के लिए। ठीक है, और जैसा चीज करेगा उसी हिसाब से मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, फिर देखना आप किस तरह। पहली लाइन है स्वाति जया की बहन है, ये स्वाति ये जया, बहन कौन सी है स्वाति, इस तरफ निशान कर दो, ध्यान रखने के लिए बहन कर लो, और माइनस तो आपको पता चल गया क्यों लिखा है, क्योंकि लड़कियों के लिए माइनस लड़कों के लिए प्लस। तो ये चीज क्लियर है यहाँ पे कि स्वाति जया की बहन है, यानी स्वाति लड़की है, क्लियर चीज हो गई। जया का अभी नहीं पता भाई लड़का है या लड़की, तो उसको मैंने नहीं लिखा, तीर का निशान इधर लगा है, यानी बहन कौन है ऐसे स्वाति। रवि पूजा का भाई है, इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है, रवि ना इसमें है ना इसमें, अलग ही है तो उसको अलग ही लिखो। ये रवि है, ये पूजा का भाई है, ये पूजा हो गई और इसका भाई यानी प्लस, और यहाँ पे लिख दिया भाई। तीर का निशान उस साइड रखो जिसका रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अगली लाइन, जया रवि की बेटी है, जया बेटी है माइनस है, और रवि की बेटी है यानी ये इधर है, ये बेटी हो गई। जैसा कहा वैसा लिखा है भाई, रवि की बेटी है तो नीचे आ गई। यहाँ पे स्वाति का रवि से क्या संबंध है ये बताना भाई, ये दोनों तो आपस में बहन ही है, तो सीधी सी बात है स्वाति भी क्या हो गई रवि की बेटी हो गई। देखो कितना सिंपल था, बिल्कुल वैसे एक बार समझना था, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के अनुसार होती हैं, एकदम अच्छे से आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ना समझ में आए तो वीडियो पीछे करके देख लिया करो, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक किया करो, और जो भी साथी चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब रेगुलर चीजें आपकी आने वाली हैं और अभी से पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि देखते हैं आप कितनी जो आपकी रीजनिंग है अच्छी है, उस चीज को आप देखना है, और इस चीज का आंसर है मुझे आप कमेंट करके बताओगे। और इस प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, इसमें आपने देखा होगा कि लेवल है वो इतना ज्यादा हाई नहीं रहता। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो हम दूसरी क्लास में भी देख लेंगे, या फिर नया प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का नाम आ रहा है प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम जो पीछे पेपर हुए ना उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करें। प्रैक्टिस सेट है वो आपका अलग आता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उसको भी कराएंगे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं इसमें है प्रीवियस ईयर पेपर है, जहां से हमें पता चले कि कहां से आ रहे हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।